हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। आपसे किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाता। किसी भी लेक्चर को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा है, एमसीक्यू को देखा है, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। जितने भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जितने भी हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आज हम आंसर करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से हम उनका आंसर करेंगे, इन सब के ऊपर हमारा जिक्र होने वाला है, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। एक एक करके देखते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, 15-16 सवाल हैं आपसे पूछे गए हैं टोटल मिलाकर के, तो उनको हम आंसर करेंगे बस। तो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारे सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। कहता है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मेक ए कम्युनिटी स्टेबल। तो एक कम्युनिटी को जब हम स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को चाह रहे हैं कि ये कम्युनिटी जो है वो स्टेबल हो जाए, तो स्टेबिलिटी के लिए वही बोल रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मेक्स ए कम्युनिटी स्टेबल। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो रखना जरूरी है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक है वो जो उसको स्टेबल बनाता है। तो कह रहा है लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। तो मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, बात क्या हो रही है कि प्रोडक्टिविटी की, तो जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसमें हम क्या करें, तो कम से कम वेरिएशन आए। अब देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी जो वेरिएशन आएगा ये प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो अगर वेरिएशन जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब कहने का है कि बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन नहीं आए, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन जब आएगा, तो यहां पर एक केस बनेगा किस चीज का, तो एक केस बनेगा हमारे स्टेबल कम्युनिटी का। एंड रेसिस्टेंस एंड रेजिलियंस टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस दैट मे बी नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल हो या मैन मेड हो, किसी तरीके का जो डिस्टर्बेंस है उससे बचाव रखना जरूरी है, नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उस कम्युनिटी को बर्बाद कर सकता है। आइदर वो नेचुरल है या मैन मेड है, तो उससे बच के रहना भी एक स्टेबिलिटी देता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपके पास। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम इसी तरीके से छोटे छोटे आंसर लिखते हैं, छोटे छोटे आंसर लिख करके हम अपनी इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। किसी तरीके का डाउट रहे जहां मन में, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मतलब इसको एक बार और देख लेते हैं कि कम्युनिटी को कैसे हम स्टेबल बनाए, कौन से कैरेक्टर उसको स्टेबल बनाता है। तो फंडा बस इतना सा है कि कम से कम वेरिएशन। अब वेरिएशन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी दिखेगी। अब वेरिएशन आ गया तो फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हिल जाएगी, फिर वेरिएशन आ गया हिल जाएगी। तो एक मतलब कम वेरिएशन है तो स्टेबिलिटी मेंटेन है। और दूसरी चीज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होना चाहिए। मतलब किसी चीज से अगर आपको डिस्टर्बेंस होना है उस कम्युनिटी को, तो उससे लड़ने की शक्ति भी है, तो वो स्टेबिलिटी प्रदान करती है। कुछ यही मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक नजर डालना चाहेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है बस इतना सा कि व्हाट कुड हैव ट्रिगर्ड मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इन द पास्ट। तो पास्ट की कहानी है बहुत पहले की, और बहुत पहले क्या हुआ, तो एक्सटिंक्शन हुआ स्पीशीज का। और ये एक्सटिंक्शन छोटा मोटा एक्सटिंक्शन नहीं था, ये एक्सटिंक्शन जो था वो मास एक्सटिंक्शन था। और ये मास एक्सटिंक्शन जो बहुत साल पहले हुआ वो किस कारण से हुआ, क्या हो सकता है रीजन, यही हमसे सवाल में पूछा गया है। याद है हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, बिल्कुल किया है, आपको याद होना चाहिए। अब जब हमने डिस्कस कर रखा है, आपको भी दिमाग में कहीं ना कहीं है, माइंड मैप ने, हमने माइंड मैप वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बात यहां पर आ जाएगी कि नेचुरल कैलामिटीज लाइक वोल्केनिक इरप्शंस। तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज जो थे, जैसे कि हम कह सकते हैं, एक हमारे पास है वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा है हमारे पास फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा। ये जो कुछ चीजें थी, हो सकता है ये वो रीजन है कि बहुत समय पहले हमें मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला। किसी तरीके का डाउट इस पॉइंट में आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वो चेंज आने से भी
आपको ये केस देखने को मिल सकता है। और फिर है फॉल इन सी लेवल के गिरना। तो ये सब कुछ कारण हैं जो हो सकता है पहले हुए थे और इसके कारण जो है वो हमें मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला। राइट, तो क्वेश्चन हमारा यही था और इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा आंसर है। आप इसको नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालेंगे, बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, देखेंगे हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि व्हाट अकाउंट फॉर द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, एंड व्हाट अकाउंट्स फॉर द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बस इसका जवाब बस इतना सा हमें देना है। देखिए बहुत ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रेटर मतलब जनरल नॉलेज टाइप में भी आप इसको देख सकते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन है। कहता है कि द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज बिकॉज, द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज बिकॉज, क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिंग टोपोग्राफी, एग्जाम्पल डेजर्ट। इसी देश में आपको देखने को मिल जाएगा डेजर्ट है, इसी देश में आपको देखने को मिल जाएगा रेन फॉरेस्ट है, इसी देश में आपको देखने को मैनग्रोव मिल जाएगा, कोरल रीफ मिल जाएंगे, इसी देश में आपको वेटलैंड्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अल्पाइन मीडोस बहुत कुछ आपको मिल जाएगा एक साथ भारत के अंदर। जब इतने तरीके के ज्योग्राफिकल आपको अलग अलग रीजन्स हैं, तो डाइवर्सिटी तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत डाइवर्सिटी हर एक रीजन में आपको अलग अलग डेजर्ट में रहने वाले अलग, मैनग्रोव्स में अलग है, कोरल रीफ्स के अलग है, आपको रेन फॉरेस्ट अलग, तो देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे पास है, जस्ट बिकॉज के हमारे देश में ये सभी कुछ पाए जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इकोसिस्टम विद ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कितना सिंपल, कितना सटीक है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हो, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बात यही है कि हमारे देश में इतना ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है, कैसे है? तो बात बस इतनी सी है कि हमारे देश में वो कहते हैं ना कि हमारे देश में मतलब हर वो चीज़ अवेलेबल है, मतलब बहुत ही प्यारा देश है। तो इस प्यारे देश में डेजर्ट भी है, इस प्यारे देश में रेन फॉरेस्ट भी है, इस प्यारे देश में मैनग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, इसी देश में वेटलैंड्स भी है, यूरेशिया भी है, अल्पाइन मीडोज भी है। तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। आगे बढ़ना चाहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे सामने, देखिए जरा कि अकॉर्डिंग टू डेविड तिलमैन की बात कर रहा है, द ग्रेटर द डाइवर्सिटी ग्रेटर द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उनके कहने का मतलब था कि ग्रेटर द डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी जितना होगा, डाइवर्सिटी से उन्होंने एक रिलेशन दिया था, डाइवर्सिटी वो प्रोपोर्शनल है किसके, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। ठीक है, ये किसके है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ता जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन उन्होंने यहाँ पे एक दिया। कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ ए वेरी लो डाइवर्सिटी मैन-मेड इकोसिस्टम दैट हैज दी हाई प्रोडक्टिविटी। तो आपको ये बताना है, इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर कहने का मतलब है कि सवाल में है कि क्या आप ये सोच सकते हो कि थिंक ऑफ ए वेरी लो डाइवर्सिटी मैन-मेड इकोसिस्टम, बहुत ही कम डाइवर्सिटी का एक मैन-मेड इकोसिस्टम बनाना है दैट हैज दी हाई प्रोडक्टिविटी। तो मैन-मेड इकोसिस्टम की जब बात आती है ना, हमारे पास दो एग्जाम्पल जो है वो खड़े खड़े आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हमारा एक्वेरियम का। बेसिकली हम इस एग्जाम्पल का तब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अपने एक्वेटिक सिस्टम का। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मैन-मेड इकोसिस्टम दैट हैज प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लैंड की बात हो रही है या वाटर की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। एक्वेरियम से कोई खास हम प्रोडक्टिविटी नहीं लेते। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास दैट इज क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की जो हम बात करते हैं, क्रॉप फील्ड्स की जो हम बात करते हैं, ये हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, इसको हम कंसीडर करना चाहेंगे। और वही कंसीडर किया भी है कि एग्रीकल्चर फील्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मैन-मेड इकोसिस्टम। दीज आर नोन टू शो वेरी लो डाइवर्सिटी बट द आउटपुट प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाना चाहिए, वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग, छोटा सा, प्यारा सा, सटीक आंसर, गलत भी नहीं। तो इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, एक नजर डालेंगे। कहता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि व्हाट डज रेड इंडिकेट इन द IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN ने जो रेड लिस्ट निकाला है, IUCN ने जो रेड लिस्ट निकाला है 2004 की बात ये करता है। तो 2004 में जो रेड लिस्ट था, उस रेड लिस्ट में रेड लिस्ट क्या दर्शाता है? रेड लिस्ट दर्शा सकता है दो चीजों को, आपको बताना है वो क्या है। एक दर्शा सकता है, हो सकता है जो एक्सटिंक्ट हो गए उनके बारे में बोल रहा है, या फिर जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जो खतरे के निशान पे हैं, जिनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं उनको। तो बात यह है, रेड लिस्ट में हम डालते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज को। तो रेड इंडिकेट्स द इंडेंजर्ड स्पीशीज व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खतरे के निशान पर हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। हमने उन स्पीशीज को इन रेड लिस्ट में रखा है। कहने का मतलब है कि ये रेड लिस्ट है, ये इसकी आबादी बहुत कम है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, धरती से गायब हो सकता है। अगर इसको किसी भी तरीके से हम बचा सकते हैं तो हमें एफर्ट डालना चाहिए। तो वो रेड लिस्ट हमें वही बता रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इनको भी नोट करें। 5वां सवाल हमने कंप्लीट किया, फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ये रहा हमारे सामने आ गया है। एक्सप्लेन एज टू हाउ अ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डन explain as how protection of biodiversity hotspots alone can reduce up to 30% of the current rate of species extinction। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अगर हम बचाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचाने से जो करेंट रेट है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का, उसमें हम 30% तक की कटौती कर सकते हैं, उसको 30% तक घटा सकते हैं। अगर 100 का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो हम उसको 70 पर ला सकते हैं। और कैसे? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचा करके। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो बहुत सारे लिविंग्स का जो है वो ठिकाना है, वो घर है उनका, इसलिए हमने उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा है। तो अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बचाते हैं तो उसमें रहने वाले जो लिविंग्स हैं, जिनकी लाइफस्टाइल, जिनकी हर एक चीज, हर सब कुछ उधर ही होता है, तो वो क्या होंगे, उनको एक और कंफर्ट मिलेगा, तो उधर सर्वाइव कर सकेंगे। तो उनका एक्सटिंक्शन जो है वो थोड़ा, एक्सटिंक्शन होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। कह रहा है कि द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, नॉट हाई, इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, स्पेशली दोज अंडर द थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस, और वो जो इनको स्पेशली ह्यूमन से डर है। Thus their protection can reduce the current rate of extinction। तो उनको उधर जो बचा करके रखेंगे, एक्सटिंक्शन होने का जो खतरा है वो कम जाएगा। These regions can be protected as biological reserves, national parks and sanctuaries। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत समझ में आपको आ ही रहा है, मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर, आप इसको नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। राइट, ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे कुछ ऐसा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज। तो दो तरीके की चीजें हमसे पूछ लिया है। वेरी शॉर्ट है तो बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं लिखना है, सिंपल हमें डिफरेंस हम बता देना है कि भाई क्या अंतर होता है एक बार में एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीशीज के बीच में डिफरेंस। तो एंडेमिक इज द लोकल और नेटिव स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया जो भी है। तो एंडेमिक हम किसे कहते हैं, उस लोकल प्रजाति को हम कहते हैं इज द लोकल और नेटिव स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। वेयर एज द एक्सोटिक स्पीशीज जो है हम उनको कहते हैं बिलोंग्स टू, कहीं और से वो बिलोंग करते हैं और फिर उनको कहीं और से उठा करके यहाँ लाया गया। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्पीशीज ए है, स्पीशीज ए है, वो इस देश में स्पीशीज ए, ऐसे समझो कोई स्पीशीज स्मॉल ए है जो किसी कंट्री कैपिटल में पाया जाता है, लेकिन जो ये बी जो है ना, ये देश भी चाहता है इसको लेना, तो यहाँ से उठा करके जो हमने यहाँ डाल दिया, तो दिस इज दी एक्सोटिक स्पीशीज। और ये जो यहीं का जो ये नेटिव है, तो ये जो ए है वो इसके लिए हो गया एंडेमिक, एंड यही ए जो है वो इस बी के लिए हो गया एक्सोटिक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, 8वां सवाल। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कुछ ऐसा कि हाउ डज स्पीशीज डाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
दो तरीके की चीजें हैं, एक है हम स्पेशीज डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। सवाल बस इतना सा है कि इन दोनों में किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। तो स्पेशीज डाइवर्सिटी क्या है? इज द डाइवर्सिटी एट द स्पेशीज लेवल, स्पेशीज लेवल की डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, एंड इज रेसिस्टेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, whereas ecological diversity is at ecosystem level diversity and changes lead to the biomass change in the ecosystem। देखिए बात क्या है कि स्पेशीज डाइवर्सिटी जो है वो स्पेशीज जो है लाइक स्पेशीज लाइक होमोसेपियंस हो गया हमारे पास, राना टिग्रीना हो गया हमारे पास, मैंगिफेरा इंडिका हो गया, दिस इज द स्पेशीज डाइवर्सिटी at the specific species level and they're resistant to occasional disturbance, whereas ecological diversity की बात करें तो ecosystem level की बात की जा रही है इस पे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। इस छोटे से क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे जंप करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे जानेंगे समझेंगे कि हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो ये 9th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई इज जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन द प्लांट राउवोल्फिया वोमिटोरिया। तो राउवोल्फिया वोमिटिया की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। तो सिर्फ इसी के लिए नहीं, वेरिएशन हम सभी में आना जरूरी है, जितने भी लिविंग्स हैं उन सब में आना जरूरी है, जस्ट बिकॉज कि पिछले जनरेशंस में जो उनको परेशानियां रही हैं वो परेशानियां कुछ दूर हो जाएं, स्टेबिलिटी उन्हें मिल जाए, ये कहानी है। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी मैंने कह दिया, कहने का मतलब है कि उनको वेरिएशन मिले ताकि जो पुराने प्रॉब्लम्स थे उनसे उनको छुटकारा मिल सके, राइट। कह रहे जेनेटिक वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन एनी स्पीशीज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोजेनीज। जो प्रोजेनी आएंगे उनको जो दिक्कत है इस जनरेशन में सुधार करके मिलने वाला है, नेक्स्ट में और बेटर होते जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वो अपकमिंग जनरेशन में वो और सुधर जाती हैं, दैट इज व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। वही बात है, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे, अपने डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को, कि 10वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है। 10वें सवाल की अगर हम बात करें, ये आ गया, व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड लिस्ट हमने देखा था जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को रखते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। वही चीज है कि रेड डेटा बुक जो है ना वो एक बुक है जिसमें रिकॉर्ड है किसका, जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, इन सब के बारे में क्या है वहां पर एक लिस्ट बनाई गई है। और वो जो बुक जिसमें ये सारे डेटा इकट्ठा किया गया है उस बुक को हमने रेड डेटा बुक का नाम दिया है। इसमें करीब करीब 784 स्पीशीज जो हैं उनके नाम दर्ज हैं, जो इंडेंजर्ड के जो खतरे के निशान पे इंडेंजर्ड स्पीशीज में जिनको शामिल किया गया है। और इस 784 में से 338 जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, 359 जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, एंड 87 जो हैं वो प्लांट्स हैं। तो ये कुछ डेटा है आपके पास, ये इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कुछ ऐसा कि व्हाट इज जीन पूल। तो मतलब जीन पूल को डिफाइन करना है, डिफाइन जीन पूल वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सिंपल हम करेंगे वेरी शॉर्ट में इसको आंसर, कि जीन पूल इज द स्टॉक ऑफ डिफरेंट जीन्स इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो जो इन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस हैं, इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो अलग अलग तरीके के जो जीन हैं, उनका जो अलग अलग तरीके का जो जीन है, जो डिफरेंट जीन है, उनका जो स्टॉक है, इसको हम जीन पूल का नाम दे रहे हैं। तो वही हो गया जीन पूल। क्या है? तो जीन पूल इज द स्टॉक ऑफ डिफरेंट जीन्स इन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। छोटे छोटे सवाल हैं जिनके छोटे छोटे जवाब हैं, इसको आप नोट करते चलेंगे। अगर किसी तरीके का डाउट है आपके मन में, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है बिल्कुल ही। आगे हम बढ़ेंगे, चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारे सामने, कहता है व्हाट डज द टर्म फ्रूगीवोरस मीन। तो देखने को लगता है कि फ्रूगीवोरस जो है कुछ एक नया वर्ड दिख रहा है, लेकिन आपको बता दिया जाए, आपने सुना होगा इसको पहले, ध्यान नहीं दिया कभी, क्योंकि फ्रूगीवोरस आर द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ मैमल्स एंड कुछ बर्ड्स जो कि फ्रूट खाते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स को हमने फ्रूगीवोरस का नाम दे दिया है। कितना ही आसान है, ठीक है। क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, हमें इस लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है, कितना ज्यादा आसान है हमारे लिए। तो कोई आपसे पूछे क्या है फ्रूगीवोरस, आप सीधा सीधा बोलेंगे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उनको हमने फ्रूगीवोरस का नाम दिया है, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सिंपल सा पूछता है व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ IUCN। तो IUCN के फुल फॉर्म की जब बात कर रहे हैं हम, तो इट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन है, देखिएगा इंडियन यूनियन करके भी एमसीक्यूज पूछता है, तो इंटरनेशनल यूनियन एंड इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके भी पूछ लेता है। तो आपको इंडियन पे नहीं इंटरनेशनल पे टिक करना है क्योंकि इंटरनेशनल होता है। सो IUCN इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फाउंडेड इन फ्रांस इन 1948। तो ये इसका आंसर हो गया IUCN का। होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ के चलना चाहेंगे अपने सवाल के सवाल नंबर 14 के तरफ। 14th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, डिफाइन द टर्म्स। दो टर्म है, एक हमारे पास है बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड द सेकंड इज एंडेमिज्म। इन दोनों को डिफाइन करना है। तो पहला है बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम विच द मेडिकल ड्रग्स एंड अदर कॉमर्शियल वैल्यूएबल कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो क्या है, एक ऐसे डिस्कवरी, एक ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स की डिस्कवरी, एक ऐसे स्पीशीज की डिस्कवरी करना जिनसे हम मेडिकल पर्पस के लिए किसी मेडिकल ड्रग को ऑब्टेन कर सकें और उसको कॉमर्शियली हम यूज में ला सकें। तो दिस इज द बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड द एंडेमिज्म इज व्हाट इज एंडेमिज्म। तो इसके बारे में क्या था, इकोलॉजिकल स्टेट है किसी भी स्पेसीज का, इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज confined to that region and not found in elsewhere, और वो कहीं नहीं और पाया जाने वाला। so this is the endemism and this is bio prospecting। आप इस दोनों को नोट कर लें, दोनों को स्क्रीनशॉट निकाल लें। डाउट अगर आपके मन में है तो आप उससे पूछ सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक। आगे हम चलना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहना चाह रहा है। राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। कहता है व्हाट इज कॉमन टू द स्पीशीज शोन इन फिगर ए एंड बी। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, और इसमें कह रहा है कि इसमें से इन दोनों स्पीशीज में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। फ्लावर हमें उधर भी दिख रहा है, फ्लावर हमें इधर भी दिख रहा है। दोनों साइड फ्लावर दिखने का मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म है। कहता है बोथ द पिक्चर्स देयर एंजियोस्पर्म्स एंड दैट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द पिक्चर। कैसा बेसिक सा सवाल है, क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में आते भी नहीं है, एग्जाम्पलर में गिवन था तो हमने आपको सॉल्व करवा दिया। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, है ना। एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 कि इन दोनों स्पीशीज में ए एंड बी में क्या कॉमन है। तो ए जो है वो टाइगर को दिखा रहा है एंड बी जो है वो हैंगिंग स्नेक है जो हैंगिंग है समवेयर इन द ट्री। बोथ द एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स, है ना। एक जो है वो मैमल की कैटेगरी से और दूसरा जो है वो रेप्टाइल कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, रेप्टाइल है, एक मैमल है। तो ये रहा इन दोनों में एक कॉमन चीजें, इन दोनों में जो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। एक बार हम झट से वापस से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। पहला सवाल ये था कि कम्युनिटी को स्टेबल जो करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसा जो कम्युनिटी को स्टेबल कर दे, तो कम से कम वेरिएशन लाना, रेसिस्टेंस लाना। 2 की बात करें तो नेचुरल कैलेमिटी, वोल्केनिक एरप्शन, फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो थी वो मास एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है, बना होगा। ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि इंडिया में डेजर्ट से लेकर के कोरल रीफ से लेकर के वेटलैंड से लेकर के एल्पाइन मीडोज बहुत कुछ पाया जा रहा है। दैट इज वाई ग्रेटर ज्योग्राफिकल वेरिएशन है यहाँ पे, ग्रेटर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। दैट इज वाई यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इतनी ज्यादा है। डेविड तिलमैन ने बताया था कि डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमसे कोई पूछा गया कि आप बताइए ऐसा जो हाई प्रोडक्टिविटी है, मैन मेड हो इकोसिस्टम, तो हमने एग्रीकल्चर फील्ड का नाम लिया। रेड इंडिकेट जो करता है रेड लिस्ट में, वो रेड इंडिकेट करता है इंडेंजर्ड स्पीशीज को। और 30% हम किस तरीके से कम कर सकते हैं एक्सटिंक्शन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, क्योंकि वहाँ पर हम जब उसको रखते हैं, एक ऐसा रीज़न है जो कि हाई लेवल स्पीशीज रिचनेस है, और स्पेशली वो जिनको इंसानों से डर है तो उधर वो रहते हैं, तो उनको सेफ एक माहौल मिलता है, सो वो थोड़ा सेफ है उधर। फिर हमसे इंडेमिक और एक्सोटिक में पूछा था, तो इंडेमिक जो उधर ही नेटिव है और एक्सोटिक जो कहीं बाहर से आया हुआ है स्पीशीज। डाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज लेवल पे होता है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एक इकोसिस्टम लेवल पे होता है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया में जेनेटिक वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वालिटी और प्रोजेनी मेंटेन करने के लिए रेड डेटा बुक क्या है, एक ऐसा बुक जिसमें कि हम लोग रेड लिस्ट को बना करके रखें, मतलब द नंबर एंड नेम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑलमोस्ट 784 स्पीशीज है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स, 359 और इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 जो है वो प्लांट्स हैं।
जीन पूल क्या है? तो स्टॉक है ऑफ डिफरेंट जीन्स इन इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस. व्हाट डज द टर्म फ्रूगीवोरस मीन? तो फ्रूगीवोरस का मतलब है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो फ्रूट खाते हैं, ये उनसे मतलब है इसका फ्रूगीवोरस, उनको हमने कह दिया. IUCN की बात करें तो दिस इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 फ्रांस की बात है ये. बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो प्रोसेस है डिस्कवरी का फॉर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनसे हम लोग मेडिकल ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पस में उनका हम यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियली हम उसको यूज कर सकते हैं. एंडेमिज्म इज द इकोलॉजिकल स्टेट है किसी भी स्पीशीज का, कन्फाइंड टू द रीजन एंड डू नॉट फाउंड एल्सवेयर, और फिर वो कहीं और नहीं पाया जा रहा. इन दोनों की बात करें, दोनों में एंजियोस्पर्म देखने को मिल रहा है, दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिब्रेट्स देखने को मिल रहा है, एक मैमल एक रेप्टिलियन. ये आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस सबको आपने नोट किया, और इस तरीके से फिर हमने इस चैप्टर से अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया. उम्मीद है आपको समझ में आया है. किसी तरीके का डाउट आपके मन में रह गया हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है. बात कर ले हम CBSE इंग्लिश मीडियम की, CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, CUET, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट. वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस देखने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से, या फिर फॉर द सेम आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट को. यहाँ आकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, अपने लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस देखना है, एंजॉय करना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है. तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ. टाटा, थैंक यू, बाय बाय.